हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का सैंपल पेपर कराऊंगी जो सीबीएसई की साइड से आपके पास 2021 टू 22 का सैंपल पेपर आया है। तो बेसिक का पेपर हम कर चुके हैं, अब बारी है स्टैंडर्ड के पेपर की। स्टैंडर्ड का पेपर भी हमने शुरू कर दिया है। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 हम अपने कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज ऐसा करते हैं, फिर सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने जब सेक्शन ए किया था तो जनरल इंस्ट्रक्शंस देख ली थी कि 3 पार्ट्स में हमारे पास ये पेपर डिवाइड हुआ हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है जिसमें आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी, कोई इंटरनली चॉइस नहीं है, कोई से भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेम ऐसे ही सेक्शन बी है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना, उसमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कि केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पूरा ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, सब्जेक्टिव नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। 40 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स का पेपर है। ठीक है, तो आज हम कौन से सेक्शन करने वाले हैं? आज हम सेक्शन बी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक बार सेक्शन ए भी देख लेते हैं। ये हम कर चुके हैं 20 क्वेश्चन, देखो यहाँ तक कर चुके हैं। सेक्शन बी आज यहाँ शुरू कर रहे हैं। उस सेक्शन के नीचे भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। तो आपको कोई से भी 16 करने हैं, लेकिन हम क्लास में अभी पूरे 20 के 20 समझेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में कोई से भी 16 करिए आना। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास यहाँ पर। If sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible number of pair of such numbers are। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, दो नंबर्स हैं जिनका, अगर आप दो नंबर्स हैं उनका सम करो तो 1 to 15 है। नंबर आपको नहीं पता कौन से हैं, ठीक है, और लेकिन उनका एचसीएफ आपको पता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है 81 है। तो बताओ कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं उन नंबर के। 2 पेयर हो सकते हैं, 3 पेयर हो सकते हैं, 4 पेयर हो सकते हैं या 5 पेयर हो सकते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ना, यहाँ पर आप नंबर लेट कर लो। यहाँ पर करते हैं इसको, तो लेट द नंबर बी 81x एंड 81y, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 है तो इसलिए 81x और 81y। अब आपको पता है इन दोनों नंबर्स का सम आपको दे रखा था, कितना दे रखा है, वो आपको यहाँ पर दे रखा है 1 to 15। तो यहाँ आ जाएगा 1 to 15। ठीक है, यहाँ से मैंने 81 क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया 1 to 15। ठीक है ना, तो x प्लस वाई आपके पास कितना आ गया, 1 to 15 और डिवाइडेड बाय 81। अब मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करके लिख देती हूँ, क्योंकि डिवाइड तो आप कर ही सकते हो। 81 से इसको डिवाइड करना है तो आपका आंसर यहाँ 15 आएगा। अब आपको पॉसिबल पेयर बताने हैं, तो देखो x और y है। ऐसा भी हो सकता है कि x जो है वो आपका 1 हो तो y आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 14 15 ही तो होगा। एक अगर x 2 हुआ तो y 13 हो जाएगा, अगर x 3 हुआ तो y 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर x 4 हुआ तो y 11 हो जाएगा, x 5 हुआ तो y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x 6 हुआ तो y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x 7 हुआ तो y 8 हो जाएगा। अब x 8 होगा तो y 7 हो जाएगा। अब वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो हम ये वाला नहीं लिखते, फिर यहाँ तक ही लिखते हैं। ठीक है, अब HCF है तो इसमें से सिर्फ आपको वही पेयर लेने हैं जो आपस में कट नहीं हो रहे, को प्राइम वाले लेने हैं। तो एक तो ये ले लेते हैं, ये कट नहीं हो रहा, ये भी कट नहीं हो रहा, लेकिन ये कट हो रहा है। देखो 3 1 जा और 3 4 जा, तो ये नहीं लेंगे। ये लेंगे क्योंकि ये कट नहीं हो रहा, किसी भी एक टेबल में दोनों नंबर नहीं आते। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये कट हो जाएगा। ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 की टेबल से कट होगा। ठीक है, और 7 और 8 एक ये ले लेंगे। तो कितने पॉसिबल पेयर्स हो गए आपके पास, 4 पेयर्स हो गए। क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा था, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स, तो उनके पेयर जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, तो 4 बन जाएंगे। इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट कराया था तब भी बताया था कि इसकी मार्किंग स्कीम भी आई है। देखो ये सेक्शन बी की मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे सेक्शन ए की भी है। इसमें सिर्फ आपको एक तरीके से हिंट दे रखी है कि इन क्वेश्चन के आंसर ऐसे होंगे, पूरे पूरे सॉल्व नहीं है, बस हिंट दी हुई है और आंसर बता रखे हैं। तो हम अपने आंसर इससे टैली करते रहेंगे। ठीक है ना, तो 21 ये रहा सी। क्लियर, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। देखो आपको ना एक ये ग्राफ दे रखा है, इस पे दो लाइंस दिख रही है आपको, ए बी और सी डी, ये दिखा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, जो ये दो लाइन मिलके बना रही है ट्राइंगल, उसका एरिया बताओ। अब आप सोचो कि यहाँ पर तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला पूरा बन रहा है ए डी सी और एक ये वाला पूरा बन रहा है।
तो किसकी बात कर रहा है वो, उसके आगे आपको लिख के दिया है एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब आप क्या लोगे, y एक्सिस वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप देखो एक बार, ये वाला। ठीक है, आपको इसका एरिया बताना है। तो अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता क्या है, वो हमारे पास होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, सब चीज है यहाँ पर। हाफ देखो, बेस ये है AD, तो ये कितना है 6 है। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 सॉरी यहाँ पर आएगा। ठीक है, और हाइट कितनी है ये नहीं, तो हाइट है आपके पास 2। बस इसको इससे कट कर दो, आंसर आ गया आपके पास 6। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं 6 है या नहीं है। बिल्कुल है 6, ये रहा स्क्वायर यूनिट। अब इसमें चेक करते हैं, तो इसमें भी 6 ही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया। अगर आपसे कहता कि y इज इक्वल टू 0 है तो फिर आप ये वाला ट्राइंगल लेते, इसका एरिया निकालते। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपसे यहाँ कह रहा है इफ 10a अल्फा है, ये 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2, देन 10 20 अल्फा प्लस कॉट 20 अल्फा क्या होगा। देखो आपको यहाँ पर 10 अल्फा और कॉट अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो अल्फा मतलब पता है क्या है, यहाँ पर थीटा ही है। अब यहाँ पर थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जब हम 10 थीटा वो वाला उसकी वैल्यू रखें और कॉट थीटा की वैल्यू रखें तो सॉल्व होके 2 आ जाए। तो आपको अगर पता हो तो जो 1045 होता है वो तो 1 होता है, उसी तरीके से जो cot 45 होता है वो भी 1 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पर 1045 रख देती हूँ अल्फा की जगह और cot 45 रख देती हूँ अल्फा की जगह, तो 1045 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, दोनों मिलके 2 हो गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब अल्फा कितना है मेरे पास 45 डिग्री है यहाँ। अब तो मैं इसकी वैल्यू निकाल ही सकती हूँ, देखो इसको आप ये लिख सकते हो ना, 10 अल्फा की होल पावर 20 प्लस कॉट अल्फा की होल पावर 20 लिख सकते हैं। 10 अल्फा मतलब 1045 हो गया और इसकी होल पावर 20, और कॉट अल्फा मतलब कॉट 45 हो गया और इसकी होल पावर 20 हो गया। ठीक है ना यहाँ तक। अब 1045 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, और 1 की तो आप कितनी भी पार लगा लो, कितनी भी, आंसर 1 ही रहने वाला है। रहने वाला है नहीं रहने वाला, तो 1 यहाँ आ गया प्लस 1 यहाँ आ गया, कितना आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, एक बार चेक कर लें, तो ये रहा बी। क्लियर, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, फाइंड देन x प्लस y। देखो दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि x प्लस y की वैल्यू फाइंड करो। पहले इक्वेशंस ना ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। ठीक है, देखो इसको आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप अपनी इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 217x प्लस 131x प्लस 131y प्लस 217y इज इक्वल्स टू 913 प्लस 827। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो मैं आपको प्लस करके ही बता देती हूँ यहाँ पर सीधा। तो 217 में आप कितना प्लस कर रहे हो, 131 प्लस कर रहे हो, तो आपका आएगा यहाँ पर 348x। सेम यहाँ पर भी 348 ही आएगा, बस यहाँ पर y आ जाएगा वैसे, क्योंकि डिजिट तो दोनों में सेम ही है। अब 913 में जब आप 827 प्लस करोगे तो आपका आएगा 1740। ठीक है, अब आप देखो, आप यहाँ से 348 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ये x प्लस वाई ऐसी है, और यहाँ पर 1740। अब x प्लस वाई यहीं छोड़ दो और ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, तो ये डिवाइड का बन जाएगा 348। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है 5। क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें शायद x प्लस वाई की ही वैल्यू बतानी थी, जो कि हमारी आ गई है 5। क्लियर, एक बार देख लें, आंसर चेक करें। चलो आंसर आया हमारे पास ए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ आपसे कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। देखो आपसे क्या कह रहा है, दो प्राइम नंबर का एलसीएम आपको दे रखा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, तो उनका एलसीएम आपको दे रखा है 221। आपको क्या करना है, 3p माइनस q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर लिखते हैं इसको। क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ये 25 है।
देखो आपको एलसीएम दे रखा है 2 to 1 और ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 to 1 अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स देखूं तो 13 into 17 आएगा। इसका मतलब मैं अगर p को 13 और q को 17 मान लूं तो ठीक है ना। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 3p माइनस q की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं 3p माइनस q, ठीक है। अच्छा, p को आप मानो कितना 17, क्यों, क्योंकि जो यहाँ है ये 3p है और इसको मानो आप यहाँ पर 13, तो p को बड़ी वाली वैल्यू मानना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3p माइनस q की जगह q। अब 17 3 जा कितना होता है 51, माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 38 मेरा आंसर आ रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो 38 तो हमारे पास ऑप्शन में है, और अगर आंसर चेक करें तो आंसर में भी क्या है 38 ही है। क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके दिया था कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम है, तो मैंने क्या किया 2 to 1 के क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, तो 17 और 13 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। कह रहा है आपने एक कार्ड ड्रॉन किया, मतलब एक कार्ड निकाला रैंडमली 52 कार्ड्स का जो पैक होता है उसमें से, आप मुझे ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें किंग और क्वीन नहीं होने चाहिए। तो देखो पूरे 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं और 4 ही क्वीन होते हैं, तो ऐसा करते हैं उन 8 को हटा देते हैं, ठीक है ना। फिर कितने बचे, अगर आप 52 में से 8 को माइनस करोगे तो 44 बचेंगे। इसका मतलब 44 में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है, आपको उसी की तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी फिर 44 अपॉन में 52, यही होगी ना। अब अगर मैं इसको कट करूं तो ये दोनों कट हो रहे हैं, किसकी टेबल से कट हो रहे हैं, ये 4 की टेबल से काट देते हैं। 4 की टेबल पे 11 पे आता है, 4 1 जा 4 और 13, 11/13 इसका आंसर आ गया। तो जो नहीं चाहिए थे उनको क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से तो कोई सा भी आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे 44। क्लियर। तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, टू फेयर डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। कह रहा है आपने दो डाइज एक साथ रोल्ड किए एक साथ ही, ठीक है। आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि किसी भी एक पे एटलीस्ट 1, दोनों पे आए तो भी चलेगा, किसी भी एक पे 5 आना चाहिए। तो देखो जब आप दो डाइस को रोल करते हो ना एक साथ, तो जो आपके आउटकम्स होते हैं वो 36 हो जाते हैं। एक डाइस के 6 होते हैं, दूसरे डाइस के 6 होंगे, दोनों को इंटू कर दो तो 36 हो जाते हैं। तो इतना तो मेरा कंफर्म है कि नीचे डिनोमिनेटर में 36 आएगा। अब बात करते हैं कि एक बार तो 5 आना ही चाहिए। देखो ऐसा हो सकता है कि एक बार 1 और एक बार 5 आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक बार 2 और एक बार 5 आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक बार 3 और एक बार 5 आ जाए, देन 4 और 5 आ जाए और 6 और 5 आ जाए, ठीक है ना। ये हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है एक बार 5 और 1 आ जाए, एक बार 5 और 2 आ जाए, एक बार 5 और 3 आ जाए, एक बार 5 और 4 आ जाए, एक बार 5 और 5 आ जाए, एक बार 5 और 6 आ जाए, ठीक है। काउंट कर लें एक बार जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आ गए मेरे फेवरेबल आउटकम। एटलीस्ट 1 पे कह रहा था कि एक बार तो 5 आना ही चाहिए। तो पहले मैंने देखा कि 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5, और फिर मैंने 5 वाले लिख दिए कि स्टार्टिंग में सब पे 5 है, पहले डाइस पे, दूसरे डाइस पे दूसरे नंबर्स हैं। क्लियर यहाँ तक। तो 11/36 मेरा आंसर आया, जो कि यहाँ पर बी है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, 27, 11/36 बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है टिग्नोमेट्री। चलिए इसको हटा देते हैं, अभी करते हैं। देखो यहाँ आपसे कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट एल्फा आर। आपको एक वो दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 3 साइन एल्फा कॉस एल्फा, आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, फिर करते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन एल्फा और कॉस एल्फा है, ठीक है। वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर कॉट एल्फा की, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो क्या होती है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो इस 1 की जगह ना मैं वही लिख लेती हूँ यहाँ, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर एल्फा ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में 3 साइन एल्फा और कॉस एल्फा है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा हो गया,
प्लस का ये कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहने दो, ऐसा करो इसको इधर ले आओ, माइनस का 3 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, इजिकल टू में क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है ना यहाँ तक। अब आप क्या करो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब है बीच वाले -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा को इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये दोनों आए, अब प्लस माइनस करें तो बीच वाला, एक तरीके से आप मिडल टर्म स्प्लिट कह सकते हो, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर अब मैं क्या क्या लिखूं, ऐसा करते हैं -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और -1 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख देते हैं। माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में 0। अब पेयर बनाते हैं, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 2 साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर बचा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर बचा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, इजिकल टू में 0 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक साथ लिख दिया और 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक साथ, मतलब कि ये वाले दोनों एक साथ लिख दिए, जो सेम ब्रैकेट वाले थे उन्हें एक साथ लिख दिया। कुछ नहीं कर रही मैं, सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिट जैसे करते हैं वैसे ही कर रही हूँ, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को 0 के इक्वल रख देते हैं, एक बार हम क्या करते हैं 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास साइन अल्फा इज इक्वल्स टू में कॉस अल्फा आ जाएगा, और यहां से मेरे पास 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू में कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइन अल्फा को उधर ले जाते हैं तो साइन कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट अल्फा। लो, कॉट की एक वैल्यू तो निकल गई। बात करते हैं इधर वाले की, तो यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, पूरे को ना ले जाके ना सिर्फ साइन को ले जाते हैं, 2 को यहीं छोड़ देते हैं, कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू में कॉट अल्फा आ गया। लो, कॉट की दो वैल्यूज निकली, एक 1 और एक 2। एक बार चेक करते हैं दो वैल्यूज है भी ऑप्शन में, बिल्कुल है 1 और 2। अब एक बार देख ले 28 का आंसर क्या है, तो 28 का आंसर है सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ 29 में, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी एंड डी, देन एक्स कॉमा वाई इज। देखो आपको एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, लेकिन जो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना वो पूरे नहीं दे रखे। जैसे बी में वाई दे दिया और सी में एक्स दे दिया, आपको इस एक्स और वाई की ही वैल्यू बतानी है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो 1 और 2 है, बी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो 4 और y है, सी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो x और 6 है, ठीक है। और अगर डी के कोऑर्डिनेट देखें तो 3 और 5 है। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पर डायगोनल्स बनाती हूँ ना, ये जहां ये कटिंग पॉइंट होता है ये, तो डायगोनल्स जो है ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ओ ए जितना है उतना ओ सी है, तो इसका मतलब ओ जो है वो मिड पॉइंट है ना। AC का भी O मिड पॉइंट है और BD का भी O मिड पॉइंट है। अब अगर मैं O के कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल लूं मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो O के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी तो पता चल जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, O को मिड पॉइंट मानते हैं AC का, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 ना, तो 1 प्लस x अपॉन में 2। सेम ऐसे ही y के लिए तो 2 प्लस 6 अपॉन में 2, ठीक है। अब एक बार O को मिड पॉइंट मानते हैं BD का, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो सेम वही x1 प्लस x2 करने वाले हम, तो 3 प्लस 4 अपॉन में 2 और 5 प्लस y अपॉन में 2। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने ऊपर ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाले और जो नीचे निकाले हैं वो तो सेम ही होंगे, क्योंकि आपने एक ही पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ओ के। हाँ निकाले दो तरीके से, लेकिन है तो वो एक ही पॉइंट के, तो क्या मैं इनको इक्वल रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो
x 1+x/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 प्लस, मतलब x वाला x वाले के साथ इक्वल रखना और y वाला y वाले के साथ इक्वल रखना, ठीक है, कॉमा 2+6/2 किसके इक्वल होगा, 5+y/2 के, लिख सकते हैं ना अब हम ये। तो अब ये 2 से 2 तो कट गया, यहाँ पर आ गया 1+x=7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर। सेम ऐसे ही 2 से 2 तो कट गया, तो यहाँ आ गया 8=5+y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x 6 है, y 3 है। अब ऑप्शन में देख लो x 6 और y 3 कहां पर है, ए वाले में, चेक करें, ए वाला ही है आंसर, बिल्कुल ए वाला है। क्लियर क्वेश्चन 29। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, फिगर दे रखी है, तो ए सी बी ये वाला जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, सी डी ए इस वाले पूरे एंगल के इक्वल है। ए सी ये आपको 8 दे रखी है, ए डी ये आपको 3 दे रखी है, आपको ये बी डी फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो ना, तो जो ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए सी डी, और जो दूसरा ट्राइंगल है बड़े वाला ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये कह सकती हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों, अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल की कोई कसौटी से इसे सिमिलर करूं तो बिल्कुल हो रहे हैं। देखो एक तो दोनों में ये एंगल कॉमन आपको दे रखे हैं, ए सी बी और सी डी दे रखे हैं दोनों में। दूसरे में अगर आप देखो दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो दो चीजें मिल गई। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल ए सी डी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। तो फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज लिख लेती हूँ, तो ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में ए सी, ये दो लिख लेती हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो मुझे ए सी भी पता है और ए डी भी पता है और ए बी भी पता है। ए बी मैं निकाल सकती हूँ ना ए डी प्लस डी बी करके। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर जो ये दो ट्राइंगल्स थे ना इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दिया। एमसीक्यू क्वेश्चन से तो आपको सिमिलर प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जो कि है क्योंकि दोनों में एक एक एंगल आपको दे रखा है, गिवन है, और एक एक एंगल कॉमन है। तो एक क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल सिमिलर प्रूव होते हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होते हैं तो मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब देखो ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी है, वो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ए सी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में यही दे रखा है। अब देखो ए सी आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 लिख दो। ए बी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ए बी को छोड़ दो आप। ए डी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, बिल्कुल 3 दे रखी है, और ए सी आपको 8 दे ही रखा है, ठीक है। तो मैं इसको देखो यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 64, और यहाँ पर आ जाएगा 3ab, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ए बी को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो, किन दो पार्ट्स में, ए डी प्लस डी बी बांट सकते हो ना। तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख दूं ए डी प्लस डी बी लिख सकती हूँ। अब तो मैं यहाँ ये 64 ऐसी है, ये 64 ऐसी रहने दो। 3 ए डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, तो आप इसको यहाँ पर 3 ही लिखोगे, प्लस डी बी आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 9 डीबी। अब 64 में से आप 9 माइनस कर दो, यहाँ पर 9 डीबी 3 डीबी आएगा, यहाँ पर ये 3 डीबी आप ऐसे ही रहने दो। क्लियर, कुछ नहीं है, एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 64 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर 55 बचेगा। तो 55 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में डीबी आ जाएगा। डीबी ही तो आपको फाइंड करना है, देखो बीडी या डीबी एक ही तो बात है। तो कितना आया 55 अपॉन में 3, तो ये आपका सी वाला आंसर आ गया। तो जब भी दो ट्राइंगल्स आए ना, तो हमेशा पहले आप ये देखो कि क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो सिमिलर प्रूव हो रहे हैं ना तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज लिख सकते हैं और उससे कोई भी एक साइड इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सी वाला आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 30 का, सी वही सिमिलर ए से ही प्रूव किया हुआ है। क्लियर, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 आपसे क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज। देखो आपके पास आपको एक इक्वेशन बतानी है, आपसे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसपे डला हुआ है, तो उसकी इक्वेशन बताओ अगर आपको ए और बी पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले देखो यहाँ पर बनाते हैं फिर करते हैं।
तो अगर मैं ए यहाँ ले लूं और बी यहाँ ले लूं, ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 4 5 है और उसके 2 और -3 है, 2 और -3, -2 और 3 है, ठीक है। तो देखो ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक्स और वाई। अब जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं सी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AC है वो CB के बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ, इजिली मेरी इक्वेशन निकल जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पहले AC में लगाते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब CB में लगाते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रूट से रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ बचा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा 8x, फिर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ पर भी यही करते हैं, a स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, अब -2ab, तो देखो 2 2 जा 4, लेकिन 2 पहले से ही माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x। यहाँ लगाते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर यहाँ तक? चलिए जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, ये आपस में कट हो गया है, और कुछ y स्क्वायर भी आपस में कट हो रहा है, ठीक है। अभी फाइनली बचा क्या, 16 + 25 - 8x माइनस का 10y, और यहाँ पर बचा 4 + 9 प्लस का 4x माइनस का 6y, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो जिनके साथ x है उनको एक साथ करते हैं, y वालों को एक साथ कर लेते हैं, और जो नंबर वाले हैं उनको एक साथ। तो ये तो 41 माइनस का 8x माइनस का 10y हो जाएगा, और अगर आप 9 में 4 प्लस करोगे तो 13 प्लस का 4x माइनस का 6y हो जाएगा। सबको एक ही साइड पे ले आओ, तो माइनस का 13 माइनस का 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 41 में से आप 13 को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ पर है 8x और यहाँ पर है 4x, तो माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ पर है 10y, यहाँ है प्लस का 6y, तो माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मुझे तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 7 माइनस का 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो फाइनली माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइन चेंज कर देते हैं, तो 3x प्लस का y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x वाली टर्म जो पहले वाली टर्म थी वो मैंने पॉजिटिव की कर दी, तो सबके साइन चेंज हो गए, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इक्वेशन है ये कहीं पर, क्या थी इक्वेशन हमारी, 3x प्लस वाई माइनस 7। डी वाला ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं अपने आंसर में, डी वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन 31। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आपको ये फिगर दे रखी है, डी जो है इस बीसी का मिड पॉइंट है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स। टिग्नोमेट्री, अगेन टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। तो कॉट वाई और कॉट एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी आपके पास टिग्नोमेट्री है ना, हमेशा याद रखना आपको लिखना है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसे नहीं लिखोगे ना तो कहीं ना कहीं पे गलती हो ही जाएगी, तो इसको पहले ही साइड में लिख लिया करो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। अब कॉट होता है मेरे पास ये वाला, तो बी अपॉन में पी कह सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इसी क्वेश्चन को, तो कोट कॉट वाई अपॉन में कॉट एक्स है, तो बी अपॉन में पी, और यहाँ पर भी यही आएगा बी अपॉन में पी, ठीक है। अब देखो कॉट वाई है, तो आप वाई से देखो ये पूरा है, तो इसके सामने वाली जो पूरी लाइन होगी वो मेरी परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी, ये तो मेरी हाइपोटेन्यूज तो कॉमन ही रहेगी एच, तो ये मेरी परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा बेस बन जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ मैं y के लिए देख रही हूँ, तो मेरा बेस क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, अब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा अपॉन। अब x वाला देखो, इसको हटा दो, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब x के लिए देखिए कॉट एक्स, एक्स वाले थीटा से देखो, तो x इतना ही है सिर्फ, इसके सामने वाला जो है वो CD, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस तो मेरा यही रहने वाला है तब भी, तो बेस है मेरे पास AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास CD। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो AC अपॉन में BC इंटू में CD अपॉन में AC, AC से AC तो कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, CD अपॉन में BC। अभी हमने देखा कि जो D था ना वो मिड पॉइंट था, किसका, D मिड पॉइंट किसका था, BC का, तो क्या मैं BC की जगह ये लिख सकती हूँ यहाँ पर हाफ ऑफ BC है ना, इसको हाँ हाफ ऑफ CD लिख देते हैं, CD का आधा, मतलब CD को आधा करेंगे, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, BC को हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, BC को CD प्लस DB लिख देते हैं, ठीक है ना। अब CD और DB तो दोनों ही इक्वली तो होंगे क्योंकि D तो मेरा मिड पॉइंट है, तो फिर मैं इसको लिख सकती हूँ CD अपॉन में CD प्लस CD, तो ये आ जाएगा CD अपॉन में 2CD, ये तो कट हो गया, तो 1/2। आपको क्या निकालना था यहाँ पर, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। क्लियर, एक बार चेक करें, बी आंसर है इसका, बिल्कुल बी ही आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। कह रहे हैं ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ कि हम इसमें जो मल्टीप्लाई करें तब जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले ना उसके बाद, तो वो टर्मिनेट हो जाए 2 प्लेसेस के बाद। क्वेश्चन क्लियर हुआ, 1/13 में ऐसा कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें हम कि जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो टर्मिनेट हो जाए 2 डेसिमल प्लेस के बाद। तो देखो यहाँ 1/13 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या करती हूँ, 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 13/100 से करती हूँ, तो ये आ जाएगा 13 से 13 तो कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/100 आ जाएगा। अब अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 0.01 ही तो आएगा, तो टर्मिनेट हो गया ना 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो कौन से छोटे नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, 13/100 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा फिर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर भी, 33 का ए है, क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट एंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी ई इज। देखो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बी पे राइट एंगल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, दिख रहा है आपको, एफ डी जी बी, ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, इसकी आपको साइड बतानी है कि कितनी होगी इसकी साइड, ठीक है। अब ये इस पूरे ट्राइंगल के अंदर है और आपको दे क्या रखा है, आपको ए बी दे रखी है, ट्राइंगल की एक साइड ए बी 16 दे रखी है और एक बीई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ ये स्क्वायर बताना है कितना होगा, ये वाला स्क्वायर की एक साइड भी बता दोगे तो सारी साइड पता चल जाएंगी क्योंकि स्क्वायर की तो सारी ही साइड सेम होती है, तो कोई सी भी एक आपको निकालनी है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को ना फिर वही सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं ए एफ डी, ठीक है, और एक हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, डी जी ई। ये दोनों ट्राइंगल मेरे ए क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक थ्योरम होती है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल पे दो अंदर ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, प्लस वो बड़े ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियोज उनकी लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ए एफ अपॉन में डी जी जो है वो किसके बराबर होगा, मेरे पास क्या निकालना है मुझे, लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, तो कोई सा भी एक ले लो, ए एफ के साथ मैंने डी जी ले लिया है, ठीक है, एक मैं एफ डी ले लेती हूँ और उसके साथ क्या ले लूंगी, जी एफ ले लूंगी। अब आप यहाँ मान लो लेट साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो आपके पास एक्स है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है ना। अब ए एफ देखो, ए एफ मुझे पूरा नहीं गिवन है, मुझे ए बी गिवन है 16, तो क्या मैं ए एफ निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अगर मैं इस पूरे 16 में से ये जो स्क्वायर की साइड है एफ बी, इसको घटा दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा ए एफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स आ जाएगा। डीजी मुझे पता ही है एक्स है क्योंकि वो स्क्वायर की साइड है। अब बात आती है एफ डी की, कहां पर है एफ डी, एफ डी भी पता है एक्स है क्योंकि वो स्क्वायर की साइड है। अब बात आती है जी एफ की, ठीक है, तो सॉरी जी ई की, ये ट्राइंगल ई है यहाँ पर, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ एफ लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये रहा जी ई इतना है, अब मुझे पूरा बीई पता है कितना है, 8 है।
और ये वाली साइड मुझे पता है x है, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और वो x मान रखी है हमने। तो अगर मैं इस पूरे 8 में से ये x हटा दूंगी तो मेरा GE ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो बस यहाँ पर लिख दो इसको 8 माइनस एक्स। क्लियर? इसका मतलब अब फाइनली इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को जरा यहाँ लिख लेते हैं, 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा और 8 माइनस एक्स यहाँ आ गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 16 के साथ 8 माइनस एक्स किया, फिर x के साथ भी 8 माइनस एक्स किया, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इंटू करते हैं हम यहाँ पर। तो 16 को जब आप 8 से यहाँ पर इंटू करने वाले हो तो 128 आएगा, माइनस का 16x माइनस का 8x माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या बचा 128 और 16 भी माइनस का है 8 भी माइनस का है, तो मैं कह सकती हूँ 24 हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू में 0। तो 128 इज इक्वल टू में 24x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 128 अपॉन में 24। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कट कर दो और आप चाहो तो इसको किसी और टेबल से कर लो, जैसे कि 4 की टेबल में ये 6 पे आता है, 4 की टेबल में ये 4 3 जा और 4 2 जा 32 पे आता है। अभी ये 3 पे आएगा, ये 16 पे आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन 3 आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं हम, 16 अपॉन 3 आंसर में है, बिल्कुल है आंसर में। तो मेरा आंसर आ गया है 16 अपॉन 3, मतलब कि उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, सारी ही साइड, हर साइड 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर की है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R एंड S इन द रेशियो K/1। इफ P लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ K इज। देखो एक पॉइंट P है, वो एक लाइन सेगमेंट है R और S, RS लाइन सेगमेंट का नाम है, उस पे है, उसको वो डिवाइड कर रहा है K/1 में। ठीक है, अब जो ये P पॉइंट है ना, ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने R बना ली, ये मैंने S बना ली, ये मैंने P बना ली। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स मुझे R के कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं -1 और 3 और उसके हैं 9 और 8। ठीक है ना, रेशियो मुझे K/1 दे रखी है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकती हूँ इसमें, अगर मैं इसमें x और y p के कोऑर्डिनेट्स मानूं तो x और y की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है मेरे पास, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए क्या होता है मेरे पास m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, x को ऐसे ही रहने दो, m1 की जगह पर k है, x2 की जगह पर 9 है, m2 की जगह पर 1 है, x1 की जगह पर -1 है, ये 2 ऐसे ही है। y की जगह पर m1 की जगह k है, y2 की जगह 8 है, m2 की जगह 1 है, y1 की जगह 3 है, और ये 2 ऐसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 9 के माइनस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में x है, y इज इक्वल टू में 8 के प्लस का 3 अपॉन में 2 है। अब जो ये x और y की वैल्यू निकली है, ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि p जो है वो इसी इक्वेशन पे तो लाई कर रहा है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये p के ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो x की जगह पर मैंने यहाँ लिख दिया 9 के प्लस 1। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। अब गलती ये हुई है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर k प्लस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास m1 प्लस m2। ठीक है ना, मैंने गलती से ये जो वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला था ना, वो वाला फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ भी आ जाएगा k प्लस 1, मतलब मिक्स कर दिया है दोनों फॉर्मूलेस को मैंने। ठीक है, अब सही है। अब आप यहाँ पर देखो, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 8k प्लस का 3 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 प्लस का 2 ऐसे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि इनका बेस सेम है। ठीक है, प्लस का 2 ऐसी है, 0 ऐसी है। 9k में से 8k जाएंगे तो 1k बचेगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है ना, और इस 2 को मैं उधर ले जाती हूँ, -2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1k -4 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2k माइनस का 2। अब 1k माइनस का 2k इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा।
तो 3 के आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। क्वेश्चन में तो शायद आपको के की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, अब वो वैल्यू आ गई है मेरी 2/3। अब आंसर चेक करना है, तो 2/3। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद EFG एंड H एज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर आपके पास एक फिगर दे रखी है जिसमें ABCD जो है वो आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। साइड आपको दे रखी है इसकी, ABCD जो स्क्वायर है पूरा, इसकी साइड है 14 है, ठीक है। अभी आपसे क्या कह रहा है, जो ये EFGH जो है ये आपके मिड पॉइंट है इन साइड्स के। तो आप क्या करो, जो ये शेडेड पोर्शन है ना ये बताना है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक शेडेड पोर्शन तो ऐसे ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन जो ड्रॉ है लाइट कलर की, इसको डार्क कर दूं तो एक तो ये सेमी सर्कल ही मिल रहा है मुझे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैं इसके अंदर लगा सकती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं क्या लगा सकती हूँ, एरिया जो ये हाफ सर्कल का है, हाफ स्क्वायर का, आधा स्क्वायर बचा ना, एक ऊपर है स्क्वायर का एक पार्ट नीचे है। अगर मैं इस वाले स्क्वायर इतने पोर्शन में से, हाफ स्क्वायर में से, ठीक है, क्या करूं, ये दोनों क्वाड्रेंट्स माइनस कर दूं। क्वाड्रेंट ही तो है ये, बिल्कुल ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, शेडेड पोर्शन का ऊपर ये वाला पार्ट आप भूल जाओ। क्यों, क्योंकि ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल लगाना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बात आती है जो ये नीचे फिगर बनी हुई है इतने पोर्शन में, ठीक है, ये वाली जो फिगर है ये कैसे करें। तो अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर ये हाफ हो गया है, स्क्वायर का आधा हो चुका है, मैंने आधा कर दिया है। उसमें से अगर इस आधे में से मैं ये दो क्वाड्रेंट हटा दूंगी, ये वाले दोनों क्वाड्रेंट जो व्हाइट वाले हैं, तो जो ये शेडेड पोर्शन इतना बचा, ये जिसको मैं फिलहाल इस टाइम पे शेड कर दूं, ये यही तो बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, तो बस निकल गया आंसर। फॉर्मूले हमें पता ही है, बस ये जानना था कि निकालना कैसे है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 36 नहीं है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा कैसे। तो एक तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स। क्लियर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखें, देखो सेमी सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई, सॉरी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर का एरिया आपके पास होता है साइड इंटू साइड, तो उसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर साइड इंटू साइड, लेकिन हाफ है तो डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, मुझे दो का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 2, ठीक है, ये तो इससे कट हो गया, यहाँ तो 2 बचा, ठीक है। तो फाइनली बचा क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही बचा। अब आप ध्यान से देखो इसमें पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 तो कट ही हो गया, साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचा। साइड तो मुझे पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी थी 14, तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, इसको इससे कट कर दिया, 7 आ गया, तो 4 7 जा 28, 98 आपका आंसर। हाँ 98, ये रहा 98। तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर आपने स्क्वायर को हाफ बांट दिया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। आपको कोई पिक्चर दे रखी है यहाँ, ठीक है, देखते हैं, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय taking 5 congruent circle of radius 1 centimeter each intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted region assuming the thickness of the ring to be negligible is। देखो आपको क्या कह रहा है, ये ओलंपिक रिंग्स दे रखी है, देखिए आपको ये 5 रिंग्स है, इसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर की, ये इंटरसेक्ट इस तरीके से हो रही है कि जो कॉर्ड बन रही है ना, फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, जो ये कॉर्ड बन रही है ये भी 1 सेंटीमीटर की है। दो सर्कल के इंटरसेक्शन से जो कॉर्ड बन रही है ना वो भी 1 सेंटीमीटर की है, प्लस सर्कल की जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, जो ये डॉटेड रीजन है ये मतलब इनके बीच में ये वाला भी और ये वाला भी, ये टोटल एरिया आपको बताना है कि कितना आएगा।
क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? चलिए इसको यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख लो कितना रीजन हो गए, 1 2, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 3 4, यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाएगी, 5 6, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 7 8, 8 है टोटल। तो ये क्या बन रहा है? अगर मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखो एक सर्कल बना दूं, ठीक है, सिर्फ एक एक से समझा रही हूँ मैं आपको ये, तो ये मेरा वो है, ऐसी तो है कुछ। तो अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया हटा दूंगी तो यही तो बचेगा, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट यही बचेगा। अब बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा कितना आएगा? और ट्राइंगल का एरिया कौन सा ट्राइंगल है यही नहीं पता। तो आप ध्यान से देखो, उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस भी 1 है और कॉर्ड भी 1 है। तो जब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है कॉर्ड, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही तो तीनों साइड सेम होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता ही नहीं होता। तो लो, आपको थीटा भी मिल गया और ये भी पता चल गया कौन सा ट्राइंगल है। तो अब तो एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा वो एरिया? यहाँ करते हैं इसको, देखो एरिया आएगा 8 इंटू में एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि 8 बन रहे हैं वो, ठीक है। और एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है? वो होता है मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मेरे पास? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा भी मुझे क्वेश्चन में पता है कितना है, थीटा है मेरे पास 60 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं है ना ऐसा? अच्छा आंसर देखो, ऑप्शंस देखो पाई की फॉर्म में, तो फिर आप पाई की वैल्यू मत रखो, पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है। आर की जगह 1 का स्क्वायर, √3/4 ऐसी है ये, और साइड की जगह भी 1 का स्क्वायर, इसको इससे कट किया तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 8, यहाँ पर आ गया पाई अपॉन में 6 माइनस का √3 अपॉन में 4, ठीक है। एक बार देखें ऑप्शंस कैसे हैं, ये रहा 8 पाई अपॉन में 6 माइनस √3 अपॉन में 4। कट करने की जरूरत नहीं है, पहले आप थोड़ा सा सॉल्व करके हमेशा ऑप्शंस चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट पाई की वैल्यू रख दोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जब ऑप्शंस में ही पाई है तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है इफ 2 एंड 1/2 आर जीरोस ऑफ दिस देन, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब कौन सा सही है। देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, px² प्लस 5x प्लस r, यहां लिख लेते हैं इसको, ये दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। जीरोस आपको 2 एंड 1/2 ये दे रखे हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ देखूं सम ऑफ जीरोस, तो आपको फॉर्मूला याद है सम ऑफ जीरोस का, वो होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1/2 और -b मतलब -5, और a की जगह क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बेस सेम करूं तो ये हो जाएगा 4/2 + 1/2 = -5/p। तो यहाँ आ जाएगा 5/2 = -5/p, ठीक है ना। तो इस 5 से ये 5 तो कट गया, तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? यहाँ -2। अब अगर मैं अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं यहाँ पर, वो होता है मेरे पास c/a, तो 2 × 1/2, c की जगह क्या रखूंगी मैं यहाँ पर r, और p a की जगह क्या रखूंगी p, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। तो 1 = r/p, तो p = r, तो जितना p की वैल्यू है उतनी r की वैल्यू है। फिर मैं ये कह सकती हूँ r और p दोनों ही मिलके बराबर किसके होंगे? -2 के, क्योंकि p की वैल्यू मैंने सम ऑफ जीरो से -2 ही निकाली है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या यहाँ, ये रहा, ठीक है। तो 38 का बी आ रहा है हमारा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं 38 का बी। क्लियर? चलिए आते हैं 39 पे। तो यहाँ पर है आपके पास द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। देखो एक सर्कल है, आपको उसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है? एक स्क्वायर है, आपको क्या करना है? उसकी साइड बतानी है। तो पहले एक बार ना यहाँ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर है ये, ठीक है। रेक्टेंगल मत समझना, स्क्वायर है, क्योंकि फिगर आपको नहीं बतानी है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। आपको क्या दे रखा है? सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो मैं ये कह सकती हूँ मुझे 2πr बराबर में 100 दे रखा है, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस यही होता है। तो πr इज इक्वल टू में मैं 50 कह सकती हूँ। यहाँ से मैं r की वैल्यू देखूं तो वो 50/π आ जाएगा, r की वैल्यू निकाली, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया? रेडियस निकाल लिया। अब अगर हम डायगोनल ऑफ सर्कल देखें ना,
स्क्वायर देखें, सॉरी, देखो ये है, यही है इसका डायगोनल। तो फिर मैं ये क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर डायगोनल जो है वो मैं ये कह सकती हूँ कि ये सर्कल का जो है वो डायामीटर है। तो डायामीटर होता क्या है, वो 2 मल्टीप्लाई आर होता है। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में पाई, तो इसका मतलब 100 अपॉन में पाई कह सकती हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल का डायामीटर है, और सर्कल के डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई आर। तो आर की जगह मैंने आर की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से मेरे पास डायगोनल आ गया। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो मेरे पास होता है √2 साइड। ये मुझे पता है 100 अपॉन में पाई है, यहाँ पर √2 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर साइड ऐसे ही रहने दो। मुझे क्वेश्चन में साइड ही फाइंड करनी है, तो साइड आ जाएगी 100 अपॉन में √2 पाई। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, 100 अपॉन में पाई √2 पाई इंटू में √2 ठीक है, रूट में नहीं छोड़ रहे हम डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा 100 √2 अपॉन में 2 पाई। इससे इसको कट किया तो यहाँ 50 आ गया, तो ये आ गया 50 √2 अपॉन में पाई। ये आ गई मेरी साइड उस स्क्वायर की जो सर्कल के अंदर था। चेक करें एक बारी, ऑप्शन में है ये, बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर भी चेक करते हैं, सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, देन हमारा ये सेक्शन कंप्लीट, सेक्शन सी रह जाएगा, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ कह रहे थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 की पार दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, और 243 की पार दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कितने होंगे, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं फिर करते हैं। 3 की पार आपको दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, और एक और दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है। तो अगर हम देखें तो 243 को मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 3 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं यहाँ 243 के, तो ये 243 जो है मेरे पास 3 की टेबल में आता है, 81 पे आता है। फिर ये 3 की टेबल में आता है, 9 9 जा 81 होता है, तो बिल्कुल आता है 81 इसकी टेबल में भी, तो कितने पे आता है, 27 पे आता है। फिर 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, तो 5 आ जाएगा। अब जब दोनों के बेस सेम है तो पार नीचे उतर जाएंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। एक इक्वेशन तो चलो मेरी यहां से बन गई। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ ना, 3 की पावर 5 की होल पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू 3 की पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक बार यहाँ पर लिख लूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका a1 अपॉन a2 जो है, मतलब कि 1 अपॉन 5 जो है, वो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, मतलब कि 1 अपॉन -5 के, क्योंकि a1 की वैल्यू यहाँ 1 है, a2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, b1 की वैल्यू यहाँ 1 है, लेकिन b2 की वैल्यू यहाँ -5 है। तो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में तो होती है ये कंडीशन कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, और जब वो यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। इसी के साथ आज हमारा सेक्शन बी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है आपका इस सैंपल पेपर का। सेक्शन सी रह गया है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने सेक्शन ए नहीं किया तो पहले आप सेक्शन ए कीजिएगा, फिर सेक्शन बी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।